गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक अपना है जो कल अपन पढ़ रहे थे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियम। उसके कंप्लीट होने के बाद में अगला जो उसका टॉपिक है वो है अंतराल समीकरण। कौन सा टॉपिक है? अंतराल समीकरण। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसके लिए अपन देखें तो बोला किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करते हैं तो बोला उसकी प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता है ये ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है। क्या चीज? प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता ज्ञात करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अपन ने बोला ये से कर सकते हैं कि किन्हीं दो अंतरालों पर जैसे एक टी समय अपन 2 सेकंड ले लेते हैं, एक बार 5 सेकंड या 7 सेकंड या 6 सेकंड ले लेते हैं, इन दोनों के मध्य का 2 अंतराल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बोला वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या लिखा कि अंतराल समीकरण। क्या लिखा? अंतराल समीकरण। अब बोला अंतराल समीकरण है इसलिए ये चीज कन्फर्म हो गई कि समय को अपने को चेंज रखना है, 2 समय लेना है। तो माना अपने समय क्या ले लिया? t1 व t2, 2 समय ले लिया। पहला मैंने ले लिया 2 सेकंड पर, दूसरा ले लिया 6 सेकंड या 7 सेकंड के ऊपर, 2 समय t1 व t2। अब यदि 2 समय ले लिया तो जो उत्पाद सांद्रता अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में परिवर्तन उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन होगा। तो वो सांद्रताएं अपने पास में क्या आ जाएगी? t1 पर क्या आ जाएगी? x1 और t2 पर क्या आ जाएगी? x2। यदि t1 पर x1 और t2 पर x2 हो तो अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण जो समाकलित वेग समीकरण है उसके अकॉर्डिंग अपन करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन क्या करना है तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x। क्यों? क्योंकि अपना नियम क्या था? k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। यही तो था अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो यहां से अपन ने क्या कर दिया? t को यहां भेज दूं, k को यहां भेज दूं, तो ये तो क्या हो गया? k1 और ये क्या हो गया? t। ठीक है समय। अब यहां पर समय अपन क्या ले रहे हैं? एक बार t1 और एक बार t2। जब अपन t1 ले रहे हैं तो सांद्रता क्या लेंगे? x1। t1 ले रहे हैं तो सांद्रता क्या लेंगे? x1। तो यहां पर t1 क्या ले रहे हैं? t1। तो यहां पर 2.303 अपॉन k1। k1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक log a अपॉन a माइनस x1, a माइनस x1। इसी तरह अपन यदि समय t2 लें तो उसकी संख्या क्या होगी? x2। t2 ले तो संख्या क्या होगी? x2। तो वापस इसको लिखना शुरुआत करें तो यहां पर क्या लिखें? t2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि। वेग नियतांक क्या होगा? प्रथम कोटि। log a का a अपॉन a माइनस t2 है तो क्या हो जाएगा? x2। ये समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। अब बोल रहे हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण पहले माना 2 सेकंड पर, दूसरा 5 सेकंड पर, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 सेकंड आएगी। तो 3 सेकंड में कितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो निकाल लेंगे अपन यहां से। ठीक है, तो अपन समीकरण 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 क्या है? t2। समीकरण क्या है? t1। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303 k1, 2.303 k1 log a अपॉन a माइनस x2। पहले कौन सा वाला? t2 वाला है तो 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x2 माइनस 2 में से एक घटा रहे हैं तो माइनस कौन सा? t1 वाला, तो माइनस t1 क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x1। अब यदि मैं इसको लिखूं तो t2 माइनस t1 2.303 अपॉन 1, दोनों में कॉमन है 2.303 अपॉन k1, ये कॉमन ले लिया। आगे लिखे तो कोष्टक log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1। यदि अपन t2 माइनस t1 करें तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन k1, यहां से क्या आ जाएगा? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। a से कौन कट जाएगा? a कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस में है तो यदि ऊपर ले जाएंगे इसमें हो जाएगा प्लस में आ जाएगा a माइनस x1, ये नीचे क्या आ जाएगा? a माइनस x2। आ गया समीकरण? तो ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल समीकरण, इसको ध्यान रखना। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। अब चाहे आप इसको k1 को यहां ले जाओ तो t1 और t2 कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, t2 माइनस t1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया?
अंतराल समीकरण, जिसको आसानी से आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना, आपको इतना लिखना है कि T1 और T2 दो समय हैं, तो सांद्रता क्या हो जाएगी x1 और x2, बस इतना ही करना है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा, इसको लिख दो, दोनों का समान रख दिया, दो में से एक को घटा दो, सीधा सा आ जाएगा। अब देखो अंतराल समीकरण हो गया। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वेग नियम, दूसरी चीज अपन क्या बोलते हैं? इकाई या मात्रक। ये लो, पहला वेग नियम, दूसरा इकाई, तीसरा आलेखी निरूपण, चौथा अर्ध आयु काल, और पांचवा क्या है? उदाहरण। यही चीजें पढ़नी। पहला पढ़ लिया अपन ने, वेग नियम कंप्लीट हो गया अपना। दूसरे की बात करते हैं इकाई की, इसकी बात करते हैं इकाई की। अब देखो इसकी इकाई की बात करते हैं। इसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई की बात करते हैं, तो इसकी इकाई यानी सांद्रता की बात करते हैं, तो वो सांद्रता प्रथम कोटि अभिक्रिया की सांद्रता की बात करते हैं, उसकी इकाई बातें हैं, तो K1 की इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स, या फिर बोलते हो समय इनवर्स। किसकी इकाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। क्योंकि सूत्र क्या होता है? K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या है? T log A अपॉन A माइनस एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स। तो सांद्रता से कौन कटी? सांद्रता log वाला हो गया, वो कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बचा? 2.303 अपॉन T, तो T में T क्या है? नीचे, तो ऊपर जाएगा, इसमें हो गया सेकंड में। तो K1 की सांद्रता क्या है? सेकंड इनवर्स। किसकी? K1 वेग नियतांक, कौन सा? प्रथम कोटि समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 की इकाई क्या है? सेकंड। अब जो अपन ने सबसे पहले जब निकालना शुरू किया था उस दिन वाला वहां देखना, यही सेकंड इनवर्स आया हुआ है। तीसरी चीज है आलेखी निरूपण। क्या है? आलेखी निरूपण। तो समीकरण कैसे निकालते हैं अपन? y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो अपना सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। तो अब पहला चीज ये है कि आपको ग्राफ किस किस के मध्य चाहिए? ग्राफ किस किस के मध्य? माना पहला ग्राफ बनाना है आपको log A अपॉन A माइनस एक्स व T के मध्य बनाए। वह दूसरा ग्राफ यदि आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए कि log A माइनस एक्स व T के मध्य बनाइए। दो ग्राफ पूछ लिया आपसे, log A अपॉन A माइनस एक्स व T के मध्य, और दूसरा पूछ लिया log A माइनस एक्स व T के मध्य ग्राफ बनाइए। अब देखो दोनों ग्राफ कैसे बनाओगे? सूत्र आपका यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। यदि आपको ये पता चल जाए कि ये शून्य कोटि में से है, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि में से, तो आपको सीधा सा ये करना है कि उसका वेग नियम, समाकलित वेग नियम है वो लिखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर y इज इक्वल टू mx प्लस सी बनाना है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो वो कैसे कि अपने ग्राफ किस किस के मध्य दिया? log a अपॉन a माइनस एक्स व t के मध्य। तो log a अपॉन a माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया? y हो गया। क्या हो गया? y हो गया। और x क्या हो गया? t हो गया। x क्या हो गया? t हो गया। अब आपको log a अपॉन a माइनस एक्स को साइड में रखना है, बाकी सब कुछ क्या करना है? उसके इज इक्वल टू में करना है। क्या करना है? इज इक्वल टू में करना है। अब देखो यदि मैं log a अपॉन a माइनस एक्स को इधर रखता हूं तो समीकरण क्या बनेगा? log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया। अब देखो t इधर जाएगा, कहां जाएगा? t इधर जाएगा तो K1t हो जाएगा, और 2.3 जगह आएगा, नीचे आएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा? K1t अपॉन 2.30। ये अपना क्या हो गया?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो log a अपॉन a माइनस एक्स, log a अपॉन a माइनस एक्स। अब यदि मैं इधर रखता हूं तो t को इधर भेजूंगा तो k1 क्या हो गया t, 2.3 ऊपर है तो ये क्या आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा? या फिर अपन पहले ऐसे भी लिखते थे जब अपने शुरुआती कि k1t यही तो था ना, तो क्या था k1t इज इक्वल टू 2.3 log a माइनस x। अब log a अपॉन a माइनस x लेना है तो 2.3 कहां जाएगा नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 नीचे आ गया। अब इसमें प्लस में कुछ नहीं है, इसका मतलब c नहीं है। क्या नहीं है? c यानी अंतःखंड नहीं होगा। सूत्र क्या होगा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। अब y ये आ गया, x क्या आ गया t, तो m क्या बच गया k1 अपॉन 2.303 आ गया। देखो ये क्या आ गया y, t क्या आ गया x, तो m क्या बच गया k1 2.303। अब आप आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हो। बोला किस किस के मध्य, log a अपॉन a माइनस x और ये क्या है t, ये दोनों एक दूसरे के क्या साथ में क्या है समानुपाती, समानुपाती है तो सीधा बढ़ेगा क्योंकि अंतःखंड नहीं है। अब स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k1 अपॉन 2.303। ये कंप्लीट हो गया आपका ग्राफ बनाना, log a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ, ये कंप्लीट समझ आ गया। तो इससे आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत? दूसरा आपको पूछेगी log a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ बनाओ, log a माइनस एक्स व t के मध्य। अब देखो इस दूसरे के अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले log a माइनस एक्स को इधर रखना है मुझे, y इज इक्वल टू क्या है log a माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके लिए ये अपना log a अपॉन a माइनस एक्स इसको खोलना पड़ेगा। किसको? log a अपॉन a माइनस एक्स को खोलना पड़ेगा। तो आप खोलें, तो सबसे पहले यदि मैं इसको इधर रखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं log, जैसे अभी अपन ने लिखा था a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t अपॉन 2.30। कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी लिखा था। तो log a अपॉन a माइनस एक्स इसको खोलना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स, बस बाकी वैसा का वैसा इज इक्वल टू k1t 2.303। अब मुझे इधर कौन चाहिए, केवल log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स। तो देखो यदि मैं इधर ये रखना चाहूं log a माइनस एक्स, तो मुझे इधर वाले को उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन ये किसमें है माइनस में, तो ये लो माइनस, ठीक है। अब ये क्या है log a प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू वैसा का वैसा k1t अपॉन 2.303 प्लस में है, उधर गया माइनस में, माइनस log a। अब देखो मुझे y किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, यहां किसका है माइनस का, किसका है माइनस का। तो यदि मैं इसको प्लस करता हूं, इसको क्या करता हूं प्लस करता हूं, तो इधर क्या हो जाएंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। कैसे? जो प्लस है माइनस में, माइनस है वो प्लस में। यदि ये माइनस है इसको मैं क्या करता हूं प्लस करता हूं, तो ये क्या है प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये किसका है माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये अपना क्या बन गया समीकरण बन गया। अब इससे ये प्लस का हो गया log a माइनस एक्स, तो ये तो क्या हो गया y, ये क्या हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया mx, और ये क्या हो गया log a क्या हो गया c, क्या हो गया c। अब देखो कोई किसमें है, ये माइनस में, किसमें है माइनस में। अब आपको यदि ग्राफ बनाने के लिए बोले इसके लिए, तो देखो log a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स है, क्या है माइनस एम एक्स, यानी log a माइनस एक्स व t एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन माइनस है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, हुआ कि नहीं हुआ।
यदि प्लस होता तो एक दूसरे क्या होते समानुपाती। अब क्या है माइनस, माइनस से क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा हो गया नहीं हो गया। प्लस सी log a, log a ने क्या अंतःखंड है, क्या है अंतःखंड है, ठीक है। और k1 अपॉन 2.303 क्या हो गया अंतःखंड, सॉरी ढाल स्लोप, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आएगा जिसके अंदर ये क्या हो गया अंतःखंड, क्या हो गया अंतःखंड, जिसका मान क्या हो गया log c इज इक्वल टू log a, यदि मैं स्लोप की बात करूं, किसकी स्लोप क्या हो जाएगा माइनस k1 अपॉन 2.303, ठीक है। और ये इसके मध्य क्या हो गया ग्राफ log a माइनस x, ये क्या हो गया जो y इक्वल टू mx प्लस तो x हो गया, ठीक है, माइनस k1 अपॉन 2.303 आ गया प्लस log, तो ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इससे ये दूसरा अपने को ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ग्राफ बना लिए अपन ने, दोनों एक दूसरे को अपन ने देख लिया कि कैसे ग्राफ बनता है और कैसे। यदि आपको तीसरा ग्राफ पूछ ले a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 व t2 माइनस t1 के मध्य, तो सीधा सा कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा समीकरण लिखना है जैसे अभी अपन ने लिख रखा था, क्या था t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303, यदि ये बात करते हैं तो यदि ये करना हो तो ये कहां से जाएगा ऊपर, इसके साथ में आ जाएगा, ये कहां जाएगा नीचे, तो यहां से आप क्या कर सकते हो log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा k1 अपॉन 2.303 और ये क्या आ गया t2 माइनस t1, तो ये तो क्या हो गया y, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया अपॉन 2.3 क्या हो गए, इसके क्या हो गया m, तो इसके आसानी से आप इसका ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अगला है वो है अर्धायु। अब इसकी परिभाषा आपको पता ही है, अभिकारक की सांद्रता का आधा भाग अपघटित होने में, अभिकारक की सांद्रता का आधा भाग अपघटित होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है अर्धायु काल, जिसको आप T1/2 से दर्शाते हो, T1/2 से दर्शाते हो। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो अपन इसके लिए क्या बोलते हैं कि उसका आधा भाग अपघटित होने में लगने वाला समय, इसका प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग अपघटित होने में लगने वाला समय, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा a/2। तो यहां से बात करें तो अपना समीकरण था k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। तो यहां की बात करें अपन तो सबसे पहले देखो टी को ले जाओ तो केवल क्या जाएगा इधर आ जाएगा, तो यहां पर यदि आप केवल लिखते हो तो ये क्या आ गया टी। अब यदि टी किसमें टी इज इक्वल टू क्या हो टी हाफ, तो अपन समीकरण क्या बनाएंगे T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1, कोई दिक्कत नहीं है, log a अपॉन a माइनस, अब अपन नहीं बोला कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, क्यों क्योंकि t इज इक्वल टू क्या था t हाफ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया a/2,
यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। और प्रारंभिक सांद्रता क्या थी? ए, ये लिखा था अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर, तो x इक्वल टू क्या था? a/2। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है, अब बताओ जो सीधा सा ये है कि a में से a/2 निकालोगे, एक में से आधा निकालोगे तो कितना बच गया? आधा। एक में से आधा निकालोगे तो कितना बच गया? आधा। यानी a में से क्या निकालो? a/2। तो यहाँ क्या बच जाएगा? a/2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a/a/2। ठीक है, तो a/2 है तो 2 कहां चला गया? ऊपर, और a से कौन कट गया? a। 2 a/2 में है तो यहां से कहां जाएगा? ऊपर, तो ये क्या हो गया? log 2। तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2। log क्या हो गए? 2। और log 2 का मान क्या होता है? log 2 इज इक्वल टू 0.3010। 3010। तो यहां इस पॉइंट को करवा दो। T1/2 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.3010। इन दोनों को इंटू करोगे तो इसका मान आएगा 0.693। 0.693। तो ये हो जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन K1। अब इसमें एक चीज देखने लायक है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो कहीं पर भी a है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या आ रहा था? a आ रहा था, समानुपाती आ रहा था। यहां पर निर्भर नहीं करता, यहां पर निर्भर नहीं करता। तो आप एक लाइन लिख लो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी समीकरण क्या आ गया? T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। यदि आपको यहां से K1 ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन T हाफ। दोनों में से जो भी दिया हो उससे आसानी से आप इसके आगे की निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अर्धायुकाल हो गया किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगला है उदाहरण। अगला क्या है? उदाहरण। अब देखो पहला उदाहरण है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, उसको हीट करते हैं तो N2 गैस निकलती है और जल का अणु क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ये अभिक्रिया का वेग अमोनियम नाइट्राइट के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इस अभिकारक की समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। समझ आ गया? यदि आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे कि अभिक्रिया वेग समानुपाती अमोनियम नाइट्राइट, ये बनता है इसका। दूसरा
एजो आइसोप्रेन, एजो ग्रुप बोलते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को, और आइसोप्रेन एजो आइसोप्रोपेन 3 कार्बन हो गए आइसोप्रोपेन को यदि गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन और हेक्सेन गैस बाहर निकलती है। तो ये इसकी प्रथम कोटि के समानुपाती होते हैं। और तीसरा उदाहरण है सभी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। सभी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, ठीक है। या एक आप N2O5 वाले ले सकते हो, वो छद्म कोटि अभिक्रिया है जिसके अंदर द्वि अणु होती है, लेकिन अणु 2 होते हैं लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। तो ये अपनी थी प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसके अंदर वेग नियम हो गया, इकाई हो गई, आलेख निरूपण, अर्धकाल और उदाहरण। ये इसके प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण हो गए जो अपने दोनों टॉपिक्स में जेट वाले में भी है और इस वाले में भी। अब आप इसके लिए क्वेश्चनों का, छोटे छोटे क्वेश्चनों का हमेशा ध्यान रखना कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं इनके अंदर। क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो बहुत काम है कि अर्धयुकाल का सूत्र क्या होता है, दूसरा ग्राफ कैसे बनते हैं, दूसरा इसके एग्जांपल्स उदाहरण कौन कौन से हैं, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन इनके यहाँ से पूछे जाते हैं। वहां से बनता है वेग नियम से तो एक ही क्वेश्चन बनता है। यदि छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं तो लास्ट वाला जो अपना समीकरण है कौन सा वाला, k = 2.303/t log a/a-x। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो लिखने के हिसाब से पूरा आपको न्यूमेरिकल डेफिनेट करना है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो तो एक ही क्वेश्चन बनता है। इसमें या तो k पूछ लेता है या t पूछ लेता है। लेकिन जब इसके आगे बात करता है तो पहला ये वेग नियम हो गया, दूसरा इसकी इकाई का हमेशा ध्यान रखना सेकंड इनवर्स होती है, तीसरा इसके ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ग्राफ है। इन ग्राफों का हमेशा ध्यान रखना, लोग a/a-x/t के मध्य ग्राफ पूछता है तो t को इधर भेज दो, k1t या 2.3 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा। इसमें भी इसका ढाल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, ढाल पूछ लेता है। तो इस ग्राफ का हमेशा ध्यान रखना, लोग a/a-x और t के मध्य तो एक दूसरे क्या बनेगा और ढाल क्या बनेगा, t यहाँ चल जाएगा, 2.3 नीचे आ जाएगा तो k1/2.303 ये बनेगा। चौथा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है अर्धयुकाल। अर्धयुकाल में से क्वेश्चन सीधा सा तो यही बनता है कि क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धयुकाल उसकी प्रारंभिक क्षमता पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो प्रारंभिक क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अपने सूत्र के अंदर जो सूत्र क्या है, एक बार सूत्र याद कर लेना आपको, उसमें कुछ नहीं 0.693/k। क्या इसमें कहीं पर भी a है क्या, क्योंकि प्रारंभिक क्षमता अपन क्या लेते हैं a, तो इसमें तो a है ही नहीं, निर्भर नहीं करता। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धयुकाल प्रारंभिक क्षमता की क्या होता है, समानुपाती, वो होता है t½ समानुपाती। कब होता है, शून्य कोटि, कब शून्य कोटि। ये किसके लिए है, प्रथम कोटि के लिए। और पांचवा एग्जांपल जिसमें रेडियोएक्टिव विघटन वाला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रेडियोएक्टिव विघटन की सारी अभिक्रियाएं कैसी होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। अब अपना 2 टॉपिक बचे हैं, एक कोलिजन थ्योरी और एक ओरेनेस सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी और ओरेनेस सिद्धांत उनको अपन अगले वाले सेशन के अंदर करेंगे, जिसके अंदर ये दोनों करेंगे।